नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना होता है, खास करके समाजशास्त्र के अंतर्गत। अगर आपने समाजशास्त्र सब्जेक्ट ले लिया है बीए में और आप यह सोच रहे हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, दूसरे में क्या पढ़ना है, पूरा विस्तार से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप एक दो दिनों में परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है, और आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी उपाय है। यानी किसी भी टाइप से आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आप यूपीएससी लेवल का पढ़ना चाह रहे हैं तो भी अगर इस सिलेबस को बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो आप आसानी से यूपीएससी के सिलेबस को भी समझ पाएंगे, क्योंकि यह एक बेसिक चीजें होती है। अगर आपने बीए को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है दोस्तों। खास करके समाजशास्त्र टॉपिक की अगर बात की जाए, बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आप पहली बार एडमिशन लिए हैं, हो सकता है समाजशास्त्र सब्जेक्ट इससे पहले आप लोगों को नहीं देखने को मिला हुआ होगा। आपने हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, जियोग्राफी भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जो साइंस होता है उसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होगा, संस्कृत भी पढ़ा होगा, लेकिन समाजशास्त्र सब्जेक्ट को आपने नहीं पढ़ा होगा जनरली। लेकिन आप ये पढ़ करके आए हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, समाज क्या है, परिवार क्या है, रिश्तेदार क्या है, नातेदारी क्या है, सामाजिक समूह क्या है, संस्था क्या है, समुदाय क्या है, ये सब चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। आपके घर परिवार में ही चीजें आपको दिख जाएंगी। विवाह किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, परिवार में संयुक्त परिवार जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, एक जगह खाना बनता है, रसोई संयुक्त होती है, ठीक है, सभी एक मुखिया होता है घर का, ठीक है, और वही सबको खर्चा पानी देता है। तो ये सब चीजें आपको जर्नली आम भाषा में मैं समझाऊंगा और आप ये देखते भी आ रहे होंगे अभी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आध चीज ये है कि इसको आप समाजशास्त्रीय भाषा में कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, यही चीज आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पेपर में प्रश्न आते हैं, पेपर कब होगा, किस टाइप का पेपर होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का जब सिलेबस डिस्कशन की हम बात करते हैं तो ये 2027 में जनवरी के महीने परीक्षा आपकी हो रही है या दिसंबर के महीने में 2026 में हो रही है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सिलेबस। और यहाँ तक कि 2028-29 सभी के लिए सिलेबस ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसमें आपको पढ़ना होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, यानी समाज शास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं उन्हीं का परिचय अपन को समझना है। और बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाऊंगा। पिछले 7-8 वर्षों से बीए के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल रहा है शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका, तो इस पर मैं बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा बिना समय गंवाए हुए। एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि जैसे आप डीडीयू के हैं तो भी सिलेबस यही है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, जनक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, सीसीएसयू छत्रपति आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, और सीएसजेएमयू तो लिखना भूल गए, सीएसजेएमयू यानी कि छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बिहार के, राजस्थान के, झारखंड के, सभी में आपको यही पढ़ना पड़ता है। सोशियोलॉजी का सिलेबस सेम ही होता है। तो ये आपके समझ में आ गया भैया, तो इसको विस्तार से हम चर्चा करने वाले इस पाठ्यक्रम को, एक एक चीजों को, एक एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। समझते हैं दोस्तों, विस्तृत आपको बताने का प्रयास करूंगा। हर एक चीज सभी विश्वविद्यालयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको मैं बताने जा रहा हूं आपको कि सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक एक चीज को बहुत ही बारीकी के साथ हम समझते हुए चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है यूनिट में, अगर देखा जाए तो आपका सिलेबस दोस्तों 8 इकाइयों में बटा हुआ होता है। आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं कंफर्म करता हूं कि आपको कंफर्म दिख रहा है बोर्ड पर कि नहीं दिख रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा अच्छा कर दे ताकि और आपको क्लियर दिखे, ठीक है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, तो ये एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसलिए लिख रखे ताकि आपका जब पीडीएफ आपके पास भेजा जाए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा और देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर क्लियर आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, चलते हैं दोस्तों। तो ये आपका सिलेबस है।
मैं बस इसको समझे, ये टॉपिक मेन टॉपिक आपका ये है, समझाऊंगा मैं। ये तो मैंने लिख रखा है ताकि आप लोग इस पे कुछ देखते रहेंगे तो आपकी जब 4-5 ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम करती हैं, जैसे जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप जैसे आपकी आंखें जो होती हैं कुछ देख रही होती हैं, आपके हाथ कुछ लिख रहे होते हैं, आपका कान कुछ सुन रहा होता है और आपका दिमाग कुछ कर रहा होता है। तो जब 4-5 ज्ञानेंद्रियां एक साथ काम करती हैं तो वो चीजें आपके दिमाग में रुक जाती हैं। पढ़ने का सबसे बेटर तरीका होता है कि आप 4-5 ज्ञानेंद्रियों को, अपने पूरे शरीर को पढ़ाई में झोंक दें, तब वो चीजें पढ़ते समय आपकी याद रहती हैं। अन्यथा बस केवल मोबाइल देख करके अगर आप सोच रहे तो ऐसा नहीं होता। आप बैठ करके मोबाइल देखें, कुछ पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़े, सबको समझने का प्रयास करें। पहला जो टॉपिक अपन को पढ़ना है, समाज शास्त्र का अर्थ, यानी समाज शास्त्र क्या होता है, इसका अध्ययन क्षेत्र, यानी इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और विषय वस्तु, विषय वस्तु का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका स्कोप, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको पढ़नी होती है, इसका अध्ययन क्षेत्र यानी कितना बड़ा फैला हुआ है ये, और इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मीनिंग, डेफिनेशंस, इन सभी को इसमें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। सरल शब्दों में अगर इसको समझाने का प्रयास करूंगा, समाजशास्त्र क्या है। सोशियोलॉजी जो है दोस्तों दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द होता है आपका सोशियस, यानी सोशियस को हिंदी में समाज कहते हैं, ठीक है। और ये सोशियस शब्द दोस्तों ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और लैटिन भाषा के सोशियस से बना है समाज शब्द। एक दूसरा भाषा है ग्रीक भाषा, तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है लोगास। लोगास से अधिकतर शब्द जो बनता है लोजी शब्द बनता है, जिसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। यानी समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगास। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगास ग्रीक भाषा का शब्द है। इन दोनों शब्दों के से मिलकर के बना सोशियोलॉजी, जिसका हिंदी में मतलब होता है समाजशास्त्र, यानी समाज के अध्ययन, समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र विज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र होता है। आम समझ यानी कि कॉमन सेंस केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है, जबकि समाजशास्त्र घटनाओं के पीछे असली सामाजिक कारणों की खोज करता है। यानी कोई सामाजिक घटना क्यों होती है, कैसे होती है और ये इसके पीछे क्या कारण रहा, इसका क्या परिणाम होगा, भविष्य में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं कि नहीं घट सकती हैं, इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो समाजशास्त्र दोस्तों क्या करता है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज क्या होता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। किसने कहा था, मैकाइबर और पेज ने कहा था। इस चीज को भी हम समझेंगे आगे थोड़ा सा, और इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें समाज शास्त्र के अध्ययन को लेकर के जो विद्वान हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहले पार्ट में आते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वान, इसके बारे में चर्चा करेंगे, परीक्षा में प्रश्न आता है, ठीक है। फॉर्मेलिस्टिक स्कूल जिसको कहते हैं, तो इसके प्रवर्तक में जॉर्ज सिमेल नाम के एक समाजशास्त्री, उनका नाम आता है। और इनका मानना है कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान होना चाहिए, यानी कि एक विशेष साइंस के रूप में समाजशास्त्र को बताया इन्होंने, जो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करे, ना कि पूरी अंतर वस्तु का अध्ययन करे। यानी एक विशेष विज्ञान हो जो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप को, यानी सामाजिक संबंध का कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने स्वरूप होते हैं, उसी का अध्ययन करे, अंतर वस्तु का अध्ययन ये ना करे, ठीक है। जबकि एक दूसरा संप्रदाय है जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, ठीक है, सिंथेटिक स्कूल समाजशास्त्र के अध्ययन का। ऐसे विद्वानों के समर्थन में पीट्रिम सोरोकिन का नाम आता है, इमाइल दुर्खीम भाई साहब का नाम आता है। ये दोनों बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। इनका मानना है कि समाज की सभी इकाइयां आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में पूरे समाज का समग्र अध्ययन करना चाहिए, ना कि केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। समाज शास्त्र के सभी चीजों का अध्ययन करना चाहिए। तो समन्वयात्मक मतलब होता है सभी चीजों का अध्ययन करे, समाज के हर एक पहलू का अध्ययन करे। और स्वरूपात्मक माने क्या होता है, बस केवल उसको विशेष विज्ञान के रूप में। तो ये दो विद्वानों की जो एक प्रकार श्रृंखला है, इसके बारे में समझेंगे। तो ये चीजें हम इसमें पहले चैप्टर में देखने का प्रयास करेंगे, आगे चल करके चीजों को समझेंगे। पहले चैप्टर में बेसिकली समाजशास्त्र के अर्थ, परिभाषा, विस्तार, इन सभी को मैं बता भी चुका हूं, हालांकि फिर भी मैं देखूंगा। विद्वानों के अनुसार विषय वस्तु अगर देखेंगे तो इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की बात करी, सामाजिक फैक्ट की अवधारणा किसने दी, सामाजिक इमाइल दुर्खीम ने दी है, ठीक है। एलेक्स इंकेलस ने अपनी किताब व्हाट इज सोशियोलॉजी में 3 मार्ग बताए हैं। पहला है ऐतिहासिक, दूसरा अनुभविक और तीसरा विश्लेषणात्मक, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम इन चीजों को हम समझेंगे विस्तार से। अगर इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज करने से पहले उसके लक्षणों की वैज्ञानिक जांच करता है, ठीक वैसे ही समाजशास्त्र जातिवाद, अपराध या गरीबी जैसी समस्याओं का सतही तौर पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियों से गहराई में जाकर के अध्ययन करना चाहता है। समाजशास्त्र के जनक है दोस्तों अगस्त काम्टे साहब, ठीक है। अब इसमें पूरा आपका टॉपिक ही खत्म हो जा रहा है पहला, लेकिन मैं इसलिए विस्तार से आपको यहाँ पर समझा रहा हूं ताकि आपको रुचि पैदा हो और आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें।
ये पूरा एक यूनिट की चीजें मैं बता रहा हूं। इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा और समाजशास्त्र के संप्रदाय, समाजशास्त्र की विषय वस्तु जिसको स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सब चीज आपको पढ़नी होती है, तो बेसिकली यही सब चीज आपको देखनी है पहले इसमें अंतर्गत। आगे अब दूसरा टॉपिक आपका आता है समाजशास्त्र की प्रकृति, यानी इसका प्रकृति वैज्ञानिक है कि मानविक, यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह एक प्रकार से एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, मानव शास्त्र है, तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, देखिए इसमें हम जो है विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य बिंदु अगर देखें यहाँ पर, तो रॉबर्ट बीरस्टीड के निष्कर्ष को अगर हम देखें ध्यान से, तो बीरस्टीड ने स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक। यह एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह क्या है का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है कि कोई चीज क्या है, ठीक है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता, क्या है कोई चीज वर्तमान में जो है उसका अध्ययन करता है, और क्या चीज आगे होगा उसका अध्ययन नहीं करता है। और यह एक अमूर्त विज्ञान है, ऑब्स्ट्रैक्ट साइंस है ये। ठीक है, कौन? समाजशास्त्र, जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना ही इसको हम देख सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो लोक जीवन की पद्धति, आम लोग अपने दैनिक जीवन में व्यवस्था कैसे बनाए रखते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रघटना शास्त्र का देखिए, मनुष्य अपनी चेतना से सामाजिक दुनिया को कैसे समझता है, ये भी इसमें पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा समाज के लोग प्रतीकों यानी किस सिंबल का प्रयोग करके बातचीत करते हैं, किस भाषा का, किस इशारों में बातचीत करते हैं, उन सभी चीजों को हम इसमें शामिल करते, पढ़ते लिखते हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति दोस्तों कैसी है? समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो एक प्रकार से ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, ऐसा रॉबर्ट बीरस्टीड वगैरह मानते हैं। ठीक है, जैसे इसको समझे कि जब हम किसी भीड़ का अध्ययन केवल आंकड़ों जैसे कितनी संख्या है उसके आधार पर करते तो वैज्ञानिक पक्ष ये होता है, लेकिन जब हम उस भीड़ में खड़े व्यक्तियों के डर, उनके अंदर कितना डर है, कितना उत्साह है, उसको महसूस करने का प्रयास करते हैं, तो वह मानविकी का पक्ष कहलाता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमैनिटीज का पक्ष कहलाता है। बेसिकली अगर मैं आपको एक सरल शब्दों में बताऊं तो समाज शास्त्र दोस्तों जो होता है वो एक प्रकार से समाज का जो है मानविकी का भी अध्ययन करता है, और समाज शास्त्र एक वैज्ञानिक भी है, यानी समाज शास्त्र विज्ञान भी है, समाज शास्त्र जो है आपका एक मानव का सब्जेक्ट भी यानी कि मानविकी का सब्जेक्ट भी है। समाज शास्त्र दोनों सब्जेक्ट में आता है। तो समाज शास्त्र की प्रकृति को हम विस्तार समझेंगे कि समाज शास्त्र की प्रकृति कैसी, यहाँ पर विस्तार चर्चा करने का कोई मतलब उतना ज्यादा रहेगा नहीं, आप समझ कम पाओगे। तीसरी बात हम समझेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का इतिहास, प्रादुर्भाव और विकास कैसे हुआ, यानी भारत में समाजशास्त्र का हिस्ट्री क्या है, समाजशास्त्र का विकास कैसे, भारत में नहीं पूरा विश्व स्तर पर देखेंगे। देखिए इसको समझने के लिए हम चीजों दोस्तों हम चलेंगे थोड़ा सा जो है इतिहास में। ठीक है, समाजशास्त्र की अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहला समय आता है 1838 का। 1838 से पहले समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी शब्द के नाम से इसको नहीं जानते थे। पहले समाजशास्त्र को हम मानव शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ते थे, लेकिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है अगस्त काम्टे, जो जिनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगस्त काम्टे, इनका नाम लिख लीजिएगा दोस्तों, अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे की अगर बात की जाए तो भाई साहब ने सबसे पहले 1838 से पहले समाज शास्त्र को इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। ठीक है, सामाजिक भौतिकी कहा था, किसने कहा था? सामाजिक भौतिकी दोस्तों कहा था किसने? अगस्त काम्टे साहब ने। सोशियो फिजिक्स कहा था, यानी हिंदी में सामाजिक भौतिकी, अंग्रेजी में सोशियो फिजिक्स कहा था अगस्त काम्टे ने, जब समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नहीं कहा जाता था उससे पहले। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 1838 का समय आता है। 1838 में दोस्तों होता यह है कि 1838 में अगस्त काम्टे को लगा कि इसको केवल सामाजिक भौतिकी कहना पर्याप्त ना होगा, इसीलिए अगस्त काम्टे जी ने इसको, अगस्त काम्टे जो थे कहाँ के निवासी थे? ये फ्रांस के समाजशास्त्री हैं दोस्तों। कहाँ के? फ्रांस के समाजशास्त्री हैं ये। ठीक है, कहाँ के हैं? फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। ठीक है, ये सब चीज नोट डाउन कर सकते हैं आप, फ्रांस के समाजशास्त्री हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा उसको। अब 1838 में हुआ कुछ ऐसा कि 1838 में इन्होंने कहा कि सामाजिक भौतिकी कहना केवल पर्याप्त ना होगा, इसीलिए इस शास्त्र को, इस विज्ञान को इन्होंने क्या कहा? 1838 में इन्होंने क्या कहा? समाज शास्त्र कहा। समाज शास्त्र नहीं कहा था हिंदी में, इसको हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको सोशियोलॉजी शब्द कहा, इसको हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। तो सोशियोलॉजी कहा, किसने कहा? अगस्त काम्टे जी ने कहा। अच्छा, इसी वजह से क्योंकि सबसे पहले सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी इन्होंने कहा, इसीलिए इनको हम समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। ठीक है, और ये शब्द दोस्तों आप देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना है, आप जानते ही हैं, सोशियस और लोगस। ठीक है, ये आपका दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का, और ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है।
ठीक है, इन दोनों से मिलकर के बना है सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना कहा जाता है। अच्छा, अगस्त काम्ट जो कहते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर के, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। ठीक है, समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, और अगस्त काम्टे ये समाजशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के कौन है, ये समाजशास्त्र के जनक हैं दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन? अगस्त काम्टे साहब समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र का नाम सबसे पहले समाजशास्त्र दिया। समाजशास्त्र के पहले इन्होंने कहा कि विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत ही दिया, कि पहले गणित का विकास हुआ होगा, फिर गणित से नीचे आप देखते हैं फिर तमाम सारे मतलब कि विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत भी अगस्त काम्टे ने दिया। ठीक है, और भी तमाम सारी बात इन्होंने करी। समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट मानते हैं अगस्त काम्टे। ठीक है, और अगस्त काम्टे जो है बहुत फेमस समाजशास्त्रियों में से एक माने जाते हैं, और इनकी मृत्यु जो हो गई दोस्तों, वो एक प्रकार से 1857 ईस्वी में जब एक क्रांति हुई थी, 1857 या 58 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इनके बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी दे दी आपको। तो ये एक प्रकार से समाजशास्त्र का इतिहास रहा। अच्छा, जब फ्रांस में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, उसके बाद में आप देखेंगे, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फटाफट से। ठीक है, बाकी मैं चीजों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो इसमें आप आगे देखेंगे, अब समाजशास्त्र का उद्भव हो गया जो है किसमें, फ्रांस में। फ्रांस से बाद में अलग अलग देशों में विकास हुआ। लेकिन भारत की अगर बात की दोस्तों, तो 1914 ईस्वी में भारत में जो है सबसे पहले शुरुआत हुआ। ब्रिटेन की अगर बात की, 1907 में ब्रिटेन में शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1914 में भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ, लेकिन एक व्यवस्थित तौर पर यूनिवर्सिटीज में 1918 या 1919 के आसपास बंबई विश्वविद्यालय में, कहां पर दोस्तों, बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले, बंबई यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सबसे पहले समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। और डॉक्टर जीएस घुरिये की अगर बात की तो समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर जीएस घुरिये, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डॉक्टर जीएस घुरिये कौन है, समाजशास्त्र के जो है भारत में समाजशास्त्र के जनक है। तो यही सब चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें समाजशास्त्र का इतिहास, प्रादुर्भाव और विकास जो रहा है अगस्त काम्टे के द्वारा हुआ है, और औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के तौर पर इसका विकास आगे चल करके ब्रिटेन में, फ्रांस में खूब ज्यादा आगे बढ़ा। भारत की अगर बात की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे औपचारिक तौर पर यहाँ पर चीजों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। शुरुआत में 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में हुई समाजशास्त्र विभाग की स्थापना, और बाद में डॉक्टर जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है, भारत के समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, भारतीय समाजशास्त्र जनक भी इनको कहा जाता है। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, नहीं पहले अगर उत्तर प्रदेश में पूछेगा सबसे पहले कहां पर, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है। अगर आपसे पूछे कि जो है पूरे भारत में कहां पर सबसे पहले, तो वहां पर शुरू हुआ है बंबई विश्वविद्यालय में। ठीक है, 1919 में। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी जी ने शुरू किया, और यहाँ पर मुंबई विश्वविद्यालय में डॉक्टर जीएस घुरिये जी ने शुरू किया है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से विकास हुआ है, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास। तीसरा जो टॉपिक आपका था वो हो गया। चौथा टॉपिक आपका है, चौथा टॉपिक दोस्तों हमको पढ़ना है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है और क्या डिफरेंस रहा है। ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से गहराई से जुड़ा हुआ, चाहे वो मानव शास्त्र हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या आपका इतिहास हो, सभी से जुड़ा रहा है। ठीक है, उसमें आप देखते हैं तो ये एक प्रकार से जबकि पीटर सोरोकिन ने इसको अन्य विज्ञानों के बीच एक सेतु का काम बताया कि ये समान विज्ञान है और सभी विज्ञानों के बीच में कड़ी का काम करता है ये। ठीक है, अगस्त काम्टे ने विज्ञानों के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान दिया है किसको, समाजशास्त्र को ही। तो समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, जैसे कि आप देखिए, छोटी सी झलक मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। पहला है जैसे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। ठीक है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस। क्रोबर नाम के एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसको जुड़वा बहनें कहा कि मानव शास्त्र और समाजशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि मानव शास्त्र आदिम और प्राचीन समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र नए समाजों का, आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है। बेसिकली सामाजिक जो समाज में जो जटिलताएं हैं, समाज में सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सभी का अध्ययन करता है। दूसरा जो आपका अध्ययन वाला हम चीजें पढ़ेंगे, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र के बीच में डिफरेंस देखेंगे। अर्थशास्त्र दोस्तों केवल धन और बाजार का अध्ययन करता है, लेकिन समाज शास्त्र देखता है कि बाजार का समाज पर क्या असर पड़ रहा है। राजनीतिक शास्त्र राज्य और सत्ता का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र यह देखता है कि जाति या धर्म वोटिंग पैटर्न को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वोट के लिए राजनीति में जाति क्या क्या बात हो, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। यानी समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है
और क्या डिफरेंस है, दोनों को समझेंगे। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के बीच में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है, दोनों को समझेंगे। ठीक है, यही सब चीजें। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है, साइकोलॉजी। देखिए, मनोविज्ञान व्यक्ति के मन और मानसिक स्थिति का या मानसिक व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। और मनुष्य के बीच में संबंध जो होता है, उन संबंधों का अध्ययन करता है कौन? समाजशास्त्र। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज के बीच में जो व्यक्ति के बीच में संबंध है, उन संबंधों के जाल का अध्ययन करते हैं। और मनोविज्ञान में व्यक्तियों के बीच में जो व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो व्यवहार और संबंध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी चाहे मानो चाहे उसकी साइकोलॉजी की बात करें, चाहे वो समाजशास्त्र की बात करें, दोनों एक दूसरे से बड़े हुए जो है जटिल रूप से, बड़े ही सरल रूप से जुड़े हुए हैं। तो पूरे समाजशास्त्र समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि ये मानसिक स्थिति का ही अध्ययन करता है मानव शास्त्र। यानी समाज शास्त्र एक बड़ा विषय वस्तु है, जबकि समाज जो है मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, ये सब छोटे मोटे पहलुओं का अध्ययन करता, समाज के एक एक इकाई का अध्ययन करता है। इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पांचवा जो टॉपिक अपना है उसके बारे में हम क्या देखेंगे दोस्तों? पांचवा टॉपिक है मूल अवधारणाएं समाज की, जैसे कि समाजशास्त्र की। जैसे समाज क्या होता है, समाज किसे कहते हैं? सोसाइटी, अंग्रेजी में सोसाइटी, हिंदी में समाज क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, समाज में दो प्रकार के समाज है, एक मानव समाज, ठीक है, और एक पशु समाज। क्योंकि पशु समाज का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत ज्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि पशुओं में संबंध बहुत कम पाए जाते हैं। क्योंकि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसीलिए हम मानव समाज पर ज्यादा फोकस करते हैं, पशु समाज पर कम फोकस करते हैं। पशुओं में सामाजिक संबंध कम पाए जाते हैं, या लगभग में ना के बराबर होते हैं, लेकिन पाए जाते हैं। जहां कहीं पर भी संबंध पाए जाते हैं वहां समाज होता है। तो पशुओं में भी संबंध होते हैं, वहां पर भी समाज पाया जाता है, लेकिन उसका अध्ययन समाजशास्त्र में उतना जटिल, मतलब उतना हम नहीं करते जितना मानव शास्त्र, मतलब मानव समूह का अध्ययन करते हैं। तो ये हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, आम बोलचाल में हम समाज किसी जाति या संगठन को कह देते हैं, जैसे ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज। परंतु समाज शास्त्र में समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। समाज जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त माने क्या होता है? ये दिखाई नहीं पड़ता है, ये व्यक्तियों का संगठन नहीं होता है। समूह व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। देखिए, सामाजिक समूह मूर्त अवधारणा है। सामाजिक संस्था वो भी अमूर्त है, यानी कि समाज और संस्था दो अमूर्त होते हैं। संस्थाएं नियमों की व्यवस्था होती हैं और समाज संबंधों की व्यवस्था होता है। ठीक है, जबकि जो व्यक्ति होता है, व्यक्तियों के समूह को, व्यक्तियों के इकट्ठा रहने को हम लोग समूह कहते हैं। ठीक है, समाज नहीं कहते हैं। तो समाज दोस्तों, उनके बीच में पाए जाने वाले संबंधों को हम समाज कहते हैं। ठीक है, किंग्सले डेविस ने मानव समाज और पशु समाज के बीच में अंतर भी बताया हुआ है कि कैसे अंतर होता है। ठीक है, तो यही सब चीजें हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। मैकाइवर पेस कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, समाज अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त, मतलब कि संबंध अमूर्त होते हैं, इसलिए समाज भी अमूर्त होता है। एक समाज मूर्त होता है क्योंकि वह लोगों का निश्चित समूह है। जैसे भारतीय समाज जो होता है वो मूर्त कह सकते हैं, भारतीय समाज, क्योंकि वो भारतीय लोगों का समूह होता है। लेकिन बेसिकली अगर देखें समाजशास्त्र की भाषा में, तो समाज जो होता है संबंधों की व्यवस्था होती है। क्योंकि संबंध आपको दिखते नहीं कि भाई वो लाल लाल संबंध है, वो पियर पियर संबंध है। प्रेम आपने कहीं पर देखा? आपने कहीं पर कोई भी चीज देखा, प्रेम देखा हो या क्रोध देखा हो, ईर्ष्या जलन द्वेष छल कपट देखा है? उसको महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे चीजें में तो समाज क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। समाज के बारे में हम चर्चा करेंगे, समाज की विशेषता। अच्छा, इस टॉपिक में पढ़ना क्या है आपको? समाज का अर्थ पढ़ देना है आपको। ठीक है, यहीं से प्रश्न आते हैं। समाज की परिभाषा पढ़नी है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने इसलिए लिख दिया था कि आपको इसको पढ़ ले। परिभाषा, इसके अलावा समाज की विशेषताएं, बस यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इन चीजों को मैं आपको मॉडल पेपर्स के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से आपको चीजों को समझाऊंगा। आपको भटकना कुछ नहीं पड़ेगा, मैंने जो पेपर में प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, पढ़ाने के प्रयास करूंगा, तो ये सब चीजें को आपको बताऊंगा। अच्छा, मानव समाज और पशु समाज में अंतर भी एक प्रश्न यहाँ पर हमेशा पूछा जाता रहता है। किंग्सले डेविस ने बड़ा जबरदस्त तरीके से अंतर बताया हुआ है। जैसे उन्होंने कहा, पशुओं में भी संगठन होता है और समाज होता है, जैसे चींटियों या मधुमक्खियों का समाज। लेकिन दोनों में प्रमुख अंतर होता है, मनुष्य के समाज में और पशु समाज में। पहला, शारीरिक अंतर। मानव के पास विकसित मस्तिष्क होता है, बोलने की क्षमता होती है, अपनी एक भाषा होती है, सब कुछ होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर और चीजें नहीं होती है। ठीक है, सीधे खड़े होने वाले हाथ भी जो है मनुष्य के पास होते हैं, यानी दो पैरों पर खड़े होता है मनुष्य, अपने हाथों का प्रयोग करता है।
दूसरी बात, सामाजिक सांस्कृतिक अंतर। मनुष्यों के पास अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर होता है, अपनी भाषा होती है और अपने सिंबल्स या प्रतीक होते हैं, जबकि पशुओं के पास सामाजिक मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता। केवल उनके पास जैविक अंतः प्रेरणा होती है, यानी कि जो है वो एक प्रकार से कुछ मतलब कि ये उनका कि वो एक जैसे दिखते हैं बस, ऐसा उनका संबंध होता है। मतलब उनके संबंध बहुत कम ही पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में मधुमक्खियां सदियों से ही एक ही तरह का छत्ता बनाती आ रही हैं, क्योंकि उनके पास संस्कृति या नया ज्ञान सीखने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जबकि मनुष्यों के पास झोपड़ी से निकल करके आज गगनचुंबी इमारतें बनाना, ये सब कल्चर जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि मानव समाज ने संस्कृति का निरंतर विकास जो है मनुष्य ने किया हुआ है। पहले हम जैसे गर्मी लगती थी हम बेना हाँकते थे, फिर उसके बाद में हमने पंखा का आविष्कार किया, पंखा के बाद में कूलर बना, कूलर के बाद में एसी बन गई। ठीक है, आजकल सब चीजें बन गई। अब ठंडी वाले महीने में हम लोग गर्म वाले पंखे का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ती है। तो समाज का विकास ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, अब इस चीज को समझने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं समाज शास्त्र के तमाम सारे, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं, पीडीएफ कोर्स से, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। 9984 इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, 9984 039 139 इस नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, 9984 039 139 पर। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में 6 महीने होता है, तो ये आप अभी जुड़ जाएंगे तो मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए। देखिए एक सेमेस्टर की फीस कितनी है? 100 रुपए फीस है। ये फीस कैसे जमा करनी है आपको? आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देने 100 रुपए। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी ऑफर क्या चल रहा है, ये आपका कोर्स कितने 6 महीने तक की रहेगा, यानी केवल जब तक आपका पहले सेमेस्टर का पेपर हो नहीं जाता तब तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर, केवल समाज शास्त्र ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे जियोग्राफी समाज शास्त्र के साथ आपने ले रखा है, शिक्षा शास्त्र या हिंदी साहित्य, संस्कृत, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ आपको मैं बता दूंगा और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो ऐसे में जब आप चीजों को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए बड़ा बेटर हो जाता है। यहाँ पर आपको एक एक चीजों को बताने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, तो मैं चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। तो सभी सब्जेक्ट, सबसे पहली बात है कि सभी सब्जेक्ट का फीस मात्र और मात्र यहाँ पर 100 रुपए रखा गया है। इसमें आपको जैसे लाइव क्लास होगी तो उसका लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में जाता रहेगा। ठीक है, वैसे वीडियो लेक्चर्स अधिकतर आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, लेकिन अब आपको पीडीएफ नोट्स लेना है, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, परीक्षा में अच्छा गाइडेंस आपको लेना है और तमाम सारी चीज आपको, जैसे आप सीरीज खरीदते हैं एक सब्जेक्ट की, देखिए तीन कम से कम आपके 4 या 5 सब्जेक्ट आपको बीए में पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की आएगी। किताब एक सब्जेक्ट की आपकी कम से कम 150 या 200 रुपए की आती है। तो आप 5 सब्जेक्ट की किताब पे 15 पचे 75 750 रुपए की किताब हो जाएगी। ये आपका पैसा नहीं खर्च होने देंगे। 60 रुपए की सीरीज आती है, 5 सब्जेक्ट 56 300 रुपए की आपकी सीरीज आती है। ये 300 रुपए आपके नहीं खर्च होंगे। ना तो आपको किताब लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको सीरीज खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपका जो को करिकुलर वाला भी पोर्शन होता है, जिसमें आपको प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पढ़ना होता है, फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ पढ़ना होता है, उसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रखा गया एक सेमेस्टर के लिए। जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है। ऑफर ये है कि आपको अगर 1 साल तक की फीस इकट्ठा जमा करनी है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेमेस्टर की फीस अगर इकट्ठा जो बच्चा जमा करता है दोस्तों, उसके लिए फीस मात्र और मात्र 150 रुपए। वैसे 2 सेमेस्टर की फीस कितनी रुपए है? 200 रुपए फीस है, लेकिन ये 200 रुपए भी आपके लिए नहीं लगेंगे। इकट्ठा फीस जमा करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर की फीस जो बच्चा जमा करेगा उसका मात्र और मात्र 150 रुपए फीस, यानी 50 रुपए की बचत है। और आप इसमें 1 साल तक पढ़ेंगे, यानी पहला, यानी कि अभी आपका चल रहा है दोस्तों कौन सा, अभी आपका शुरुआती दौर चल रहा है, यानी कि आप इसमें पढ़ेंगे जो है 2027 जून जुलाई तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, जून तक, जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता आपका सेकंड सेमेस्टर का, तब तक, यानी कि आप यही महीने जून तक पढ़ेंगे, यानी पूरा 1 साल तक उसमें आप पढ़ेंगे मात्र 150 रुपए में। तो मेरे हिसाब से ये वाला बेटर आपके लिए है। ठीक है, आप अपने घर में किसी से भी फीस जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। गर्ल्स ग्रुप और बॉयज ग्रुप दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास के लिंक, पीडीएफ नोट्स और ये सब आपको मिलते रहते हैं। आपको किताब या सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियोस, केवल वीडियोस देखना, तो वीडियोस आप केवल यूट्यूब पर भी हमारे देख पाएंगे, तमाम सारी वीडियोस पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको अगर व्हाट्सएप में जुड़ करके पढ़ना है, एक सिस्टम से पढ़ना है, आराम से
पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं। परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो उसका ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, लिखित होती तो लिखित वाला मॉडल पेपर, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिलता है मात्र और मात्र 150 में। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का। केवल फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों 100 रुपए। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत एसएमएस करें व्हाट्सएप पर 9984 039 639 इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को समझें। तो सोशियोलॉजी के अलावा आपका सभी सब्जेक्ट का इसमें मिल जाएगा, को करिकुलर का भी मिल जाएगा। अब छठा टॉपिक आपका दोस्तों आ चुका है। दोस्तों इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें आपको पढ़ना समुदाय, समिति और संस्था क्या होती है। समुदाय की परिभाषा, समुदाय क्या होता है, समुदाय का अर्थ, परिभाषा और विशेषता पढ़ेंगे। समिति का अर्थ, परिभाषा, विशेषता पढ़ेंगे और संस्था के अर्थ, परिभाषा और विशेषता को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इन तीनों के बीच में बुनियादी अंतर को भी देखेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे समुदाय का जन्म स्वतः होता है, समिति किसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और संस्था नियमों का एक ढांचा होता है जिसके आधार पर समिति काम करती है। तो संस्था दोस्तों अमूर्त अवधारणा होती है, समिति जो होती है मूर्त अवधारणा होती है। एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई जाती है समिति, और जब समिति का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समितियां भंग कर दी जाती हैं। जैसे कि दुर्गा पूजा की समिति दुर्गा पूजा करवाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा समाप्त होता तो भंग कर दी जाती है। लेकिन समुदाय जो जैसे एक गांव एक समुदाय है, गांव में समुदाय में आप पैदा होते हो, उस समुदाय में आप का देहांत भी होता है। तो समुदाय जो होता है ये व्यक्तियों का संगठन भी होता है और इनका जन्म स्वतः होता है। इसकी जो सदस्यता होती है जन्मजात होती है, इसकी सदस्यता आप लेते नहीं है, जन्मजात स्वतः सदस्यता प्राप्त होती है, ठीक है। समुदाय का एक विशेष नाम भी होता है। ये सब चीजें इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे, समझ लेते हैं। तो इसके देखिए, इसमें सबसे पहली बात समुदाय क्या है, कम्युनिटी अंग्रेजी में कहते हैं। और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र सबसे पहली बात, और हम की भावना, यानी कि एक समुदाय के लोगों पर अगर कोई खतरा होता है तो सारे समुदाय के लोग मिलकर के उस खतरे का सामना करते हैं। हम की भावना होती है, इकट्ठा रहते हैं, मजबूती के साथ रहते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एक सीमा होती है, भाई इतने से गांव, गांव एक समुदाय होता है, ठीक है। तो उसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है और गांव के लोग सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। व्यक्ति समुदाय में ही जन्म लेता है और अपना पूरा जीवन वहीं पर बिताता है। जैसे एक गांव जो होता है एक समुदाय होता है, समझ में आ गया होगा। इसको विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दूसरा है समिति। समिति की अगर बात की है तो यह कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के सोच समझ करके बनाई गई एक व्यवस्था होती है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य होता है, ठीक है। और उद्देश्य जैसे दुर्गा पूजा की समिति, ठीक है, कोई छात्र संघ या कोई व्यापारिक संघ बना दिया गया और जब उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो भंग हो गया। उद्देश्य पूरा था तब तक बनाया गया, ठीक है। उद्देश्य पूरा होने पर समितियां भंग हो सकती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से समिति होती है। समिति दोस्तों एक ये देखिए, ये दोनों दो है दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों मूर्त संगठन है, जबकि समाज और संस्था ये अमूर्त संगठन होते हैं। ये इनकी विशेषताओं में या इनके जो है अंतर में हम डिनोट करते हैं उसको। इंस्टीट्यूशन कहते हैं संस्था को, एसोसिएशन कहते हैं समिति को और कम्युनिटी कहते हैं समुदाय को। अच्छा, संस्था क्या है, नियमों की व्यवस्था है, नियमों की प्रणालियों और कार्यविधियों का एक अमूर्त ढांचा है कि कैसे कैसे समिति कार्य करेगी। यानी किसी भी संगठन या किसी भी समिति को कार्य करने के लिए जो नियमों की व्यवस्था होती है वही को हम संस्था कहते हैं। मैकाइबर का प्रसिद्ध कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यानी संस्थाओं के सदस्य हम नहीं होते हैं, हम केवल समितियों के सदस्य होते हैं। समितियों के नियमों की व्यवस्था को संस्था कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए आपके बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्लियर। जैसे कॉलेज एक समिति है क्योंकि वह लोगों का एक संगठन है जिसका आप हिस्सा बनते हैं, लेकिन उस कॉलेज में होने वाली परीक्षा प्रणाली, एडमिशन के नियम, ये सब संस्था होते हैं। और आप कॉलेज के सदस्य बन सकते हैं, नियमों के सदस्य नहीं बन सकते, सब चीजें ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें पूरे पढ़ेंगे। फिर अगला आपका टॉपिक आएगा सामाजिक समूह, यानी कि सोशल ग्रुप के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्लियर। और बहुत ही बारीकी के साथ जानने का। तो सामाजिक समुदाय समूह क्या होता है, सोशल ग्रुप, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेले नहीं रह सकता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो उसे हम सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह हमारे सामाजिक जीवन और सामाजिकरण का मुख्य आधार होते हैं। सामाजिक समूह के बारे में जैसे ग्राह समनर ने सामाजिक समूहों को दो भागों में बांटा। पहला जो होता है आपका वो है प्राथमिक समूह, दूसरा होता है द्वितीयक समूह, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जबकि चार्ल्स कूले ने दो भागों में बांटा है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, ठीक है।
अंतः समूह और बाह्य समूह में ग्राह समनर ने बांटा। और प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में किसने बांटा है? इन्होंने चार्ल्स फूले ने बांटा है। देखें प्राथमिक समूह क्या होता है, इसमें आपको समूह किसे कहते हैं, समूह की विशेषता समझनी है और समूह के एक प्रकार से वर्गीकरण, प्राथमिक समूह क्या द्वितीयक समूह क्या, यही से प्रश्न आपके परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं और दोनों के बीच में अंतर को लेकर के भी परीक्षा में खूब प्रश्न आए हुए हैं। देखिए प्राथमिक समूह क्या है, इसकी अवधारणा चार्ल्स फूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक पुस्तक है, सामाजिक संगठन नाम से एक पुस्तक लिखी, 1909 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी ये, और चार्ल्स फूले की पुस्तक है। और इसमें इन्होंने आमने सामने के संबंध को प्राथमिक समूह कहा। अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होते हैं प्राथमिक संबंध, सहानुभूति और छोटा आकार होता है, उदाहरण के लिए से एक परिवार का समूह, पड़ोस, मित्रों की टोली, ये सब प्राथमिक समूह होते हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक समूह, इसमें संबंधों में औपचारिकता होती है, यानी इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का खूनी रिश्ता नहीं होता है सब, और ये बहुत बड़ा होता है, जैसे एक संगठन बैंक कर्मचारी, या एक प्रकार से जो है सेना का संगठन होगा, बैंक कर्मचारी, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब द्वितीयक समूह में आते हैं, ठीक है। आपका परिवार, मित्रों की टोली, आस पड़ोस, ये आपके प्राथमिक समूह में आते हैं। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह ये मैंने आपको बता दिया। अब अंतः समूह और बाह्य समूह को ग्राह समनम नाम के एक विद्वान है, उन्होंने बांटा है। अंतः समूह वह है जिसे हम हमारा समूह कहते हैं, जैसे मेरा परिवार, मेरा देश, ये आपका अंतः समूह है। जबकि बाह्य समूह जिसे हम दूसरों का मानते हैं, जैसे विरोधी टीम को हम बाह्य समूह कहते हैं, ऐसा ग्राह समनम ने बताया। इस तरीके से हमने चीजों को समझाने का प्रयास किया। 8वां टॉपिक दोस्तों हमको पढ़ना है सामाजिक संस्थाओं के बारे में। सामाजिक संस्थाओं में सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपको सामाजिक संस्था में क्या होते हैं दोस्तों, नियमों की व्यवस्था होती है। सामाजिक संस्थाएं, ये बात आप पहले से पता आपको, ठीक है। तो सामाजिक संस्थाएं क्या होती है, नियमों की व्यवस्थाएं होती है। अब इसमें परिवार, फैमिली और नातेदारी यानी किनशिप पर काम किया सबसे अधिक मात्रा में। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी, किसने, उनका नाम है श्रीमती इरावती कर्वे, महिला समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है, नातेदारी पर, ठीक है। और परिवार की अगर बात की दोस्तों, तो परिवार जो होता है फैमिली पर बड़ा काम किया है वेस्टर मार्क साहब ने, विवाह पर काम किया वेस्टर मार्क ने, और तमाम सारे लोगों ने काम किया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो परिवार की अगर बात की दोस्तों, तो परिवार मानव समाज की सबसे बुनियादी यानी सबसे जरूरी और एक यूनिवर्सल संस्था होती, जिसके बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता, ठीक है। नातेदारी जो होता है, उसी के द्वारा परिवार का निर्माण होता है। उन संबंधों की सामाजिक व्यवस्था को कहते हैं जो या तो खून के रिश्ते से यानी बायोलॉजिकल जुड़ा हुआ है, या फिर विवाह के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे आपकी शादी कहीं पर होती है तो आपका रिश्तेदारी जुड़ती है, या फिर आपके चाचा, आपके दादा, आपके नाना, आपके पापा, आपकी मम्मी, या आपके रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये परिवार के बारे में, परिवार की विशेषता, परिवार किसे कहते हैं, नातेदारी क्या होती है, इसके बारे में पूरा विस्तार से हम जानेंगे, ठीक है। तो ये नातेदारी के प्रकार क्या होते हैं, जैसे समरक्त नातेदारी। देखें परिवार के प्रकार, परिवार में दोस्तों एक होता है संयुक्त परिवार, जो बड़ा परिवार होता है। एक होता है एकाकी या नाभिकीय परिवार, जैसे माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, जिसमें एक पति हो, एक पत्नी हो और उसके बच्चे हो जिनकी शादी नहीं हुई हो, ऐसे परिवार को नाभिकीय परिवार या एकाकी परिवार कहते हैं। ऐसा परिवार जिसमें तमाम सारे लोग हो, पापा मम्मी, चाचा चाची, दादा दादी और आपके बच्चे, तो वो सब आपका परिवार संयुक्त परिवार होता है। नातेदारी भी कई प्रकार की, 2 प्रकार की, एक होता है समरक्त नातेदारी, जैसे आपके माता पिता, सगे भाई बहन, ये सब आपके समरक्त नातेदार होते, रिश्तेदार होते। नातेदार माने रिश्तेदार। और दूसरा तो विवाह मूलक नातेदार, जैसे पति पत्नी, जीजा साली, ये सब आपके विवाह के द्वारा जो रिश्ते बनते हैं वो होते हैं, ठीक है। नातेदारी की 8 श्रेणियां होती हैं, 8 प्राथमिक नातेदार होते हैं और 33 द्वितीयक नातेदार होते हैं और 151 तृतीयक नातेदार होती है। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न पूछा जाता है। मर्डॉक नाम के एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि 8 प्रकार के प्राथमिक नातेदार होते हैं, ठीक है। पहले नातेदार 8 प्रकार के, ठीक है, और 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदार होते हैं जो थोड़ा दूर के होते हैं, और जो और दूर के होते हैं उनमें 151 टाइप के नातेदार होते हैं। इसको मर्डॉक ने खूब अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो ये था भैया पूरा विवाह और नातेदार, संयुक्त परिवार, ये सब मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपका विवाह वाला ही, मैरिज। विवाह भी एक क्या है दोस्तों, एक स्वीकृत संस्था है जो एक प्रकार समाज मानता है विवाह से पहले एक लड़का एक लड़की एक साथ एक कमरे में नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो एक लड़का एक लड़की एक कमरे में आराम से रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री उत्पन्न होगी उसका उसमें हिस्सा रहेगा, उसकी खेत में, उसकी प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर वही बच्चा विवाह से पहले हो जाता है तो नाजायज कहा जाएगा, उसका कोई जो है एक प्रकार से खेत में हिस्सा नहीं होता है। ये सब तमाम सारी चीजें होती हैं। तो एक स्वीकृत संस्था है विवाह, जो कि एक स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने
पारिवारिक जीवन शुरू करने और बच्चों को जन्म देकर के उन्हें समाज में वैध यानी लीगल स्थान दिलवाने का अधिकार देती है। विवाह से पहले अगर बच्चा होता तो वो नाजायज कहा जाता है, वो इलीगल कहा जाता है, अवैध कहा जाता है वो, ठीक है। भारतीय समाज में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है कि ना कि कोई साधारण कॉन्ट्रैक्ट हो। मुस्लिम मैरिज जो होता है वो एक समझौता होता है, ये ईसाई मैरिज एक समझौता होता है, वो कभी भी भंग हो सकता है। लेकिन जो आपका ये मैरिज होता है, हिंदुओं का मैरिज होता है, वो एक संस्कार होता है, ठीक है। विवाह एक संस्कार है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे विवाह के बारे में विस्तार से जानेंगे। विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विवाही परिवार, या एक विवाह होता है मोनोगेमी, यानी एक समय में केवल एक ही जीवन साथी रखना, जो आज के समय में सभ्य समाज का नियम होता है। यानी एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, ये होता है एक विवाह। दूसरा होता है बहुविवाह, पॉलीगेमी, यानी इसके अंतर्गत बहुपत्नी विवाह होता है, यानी कि एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता है। इसमें बहुपति विवाह भी होता है, एक पत्नी मतलब एक स्त्री के कई पति भी हो सकते हैं, एक महिला के कई पुरुष पति हो सकते हैं, एक पुरुष के कई महिलाएं हो सकती हैं। बहुपद विवाह की अगर बात की तो एक स्त्री के कई पति शामिल हो सकते हैं। बहुपद विवाह आज भी कुछ जनजातियों में होता है, जैसे कि टोडा जनजाति हो गई, जौनसारी बाबर जनजाति हो गई, या खस जनजाति हो गई। इन सभी में आज भी बहुपद विवाह आपको देखने को मिल जाता है, यानी एक स्त्री के कई जो है पति होते हैं, ठीक है। या एक जो है महिला के मतलब कि एक पुरुष के कई महिलाएं उसकी जो है अर्धांगिनी होती है, उसकी पत्नी होती है। तमाम सारी चीजें हैं इसमें। और विवाह केवल इसी प्रकार के नहीं, विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में बाद में पढ़ेंगे। हिंदुओं का विवाह होता है वो, ठीक है। अच्छा, इसके नियम कई सारे थे, इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। अंतर विवाह एक होता है और एक होता है बहिर्विवाह। अंतर विवाह का मतलब है अपनी ही जाति या अपने ही समूह के भीतर विवाह करने को अंतर विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह मतलब कि अपने गोत्र, अपने प्रवर और अपने सपिंड से बाहर शादी करना। ये एक प्रकार से सपिंड, गोत्र माने क्या होता है, आपका गोत्र क्या है, ठीक है, आपका प्रवर क्या है और आपका सपिंड क्या है, इसमें विवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें आपके गोत्र की लड़की, आपके प्रवर की लड़की, आपके सपिंड की लड़की आपकी सिस्टर लगेगी, इसलिए शादी आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये तमाम सारी चीजें। बदलते प्रतिमान, आज विवाह की धार्मिक पवित्रता कम हो रही है। कोर्ट मैरिज, प्रेम विवाह, लिव इन रिलेशनशिप जैसी नई प्रवृत्तियां समाज में बढ़ रही हैं। इन सब चीजों पर भी हम फोकस करते रहेंगे। विवाह को समझना है। इसके अलावा अगला भी टॉपिक आपका आ गया दोस्तों, शिक्षा, राज्य और धर्म। इन सभी टॉपिक पर भी हम लोगों को चर्चा करने का प्रयास करना, ठीक है। विस्तार से जानेंगे, एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। शिक्षा के किसे कहते हैं, शिक्षा की परिभाषा, राज्य क्या है और धर्म क्या है, ठीक है। एजुकेशन, स्टेट एंड रिलीजन, इसको आपको पढ़ना है। ये तीनों समाज को स्थिरता देने वाली और व्यक्ति का सामाजिक नियंत्रण करने वाली बेहद महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक मानी जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है। शिक्षा व्यक्ति का समाजीकरण करती है, यानी व्यक्ति को सिखाती है कि कैसे व्यक्ति को क्या चीजें कैसे यूज करनी है, क्या कैसे क्या है, ये शिक्षा सिखाती है। राज कानून के माध्यम से बाहरी नियंत्रण रखता है, ठीक है। और धर्म आंतरिक या नैतिक रूप से व्यक्ति को सही रास्ते पर लाता है कि कोई व्यक्ति कोई गलत काम ना करे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये सब चीजें आपको धर्म, आपको शिक्षा और आपको राज्य के द्वारा प्राप्त होता है। तो समाजीकरण के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों, इसीलिए इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी हो गया है। शिक्षा क्या है? आधुनिक शिक्षा का मुख्य काम व्यक्ति को तार्किक, आत्मनिर्भर और व्यावसायिक बनाना होता है। भारत में शिक्षा की बड़ी समस्या शिक्षा का बाजारीकरण, ग्रामीण शहरी असमानता और बेरोजगारी है। लेकिन आज ऑनलाइन माध्यम से आप सभी लोग घर पर बैठ करके कहां से पढ़ रहे हैं। मेरा चेहरा थोड़ा सा काला जरूर दिख रहा है, मैं जानबूझ के काला किया हूं ताकि बोर्ड पर आपको अच्छा दिखे, ठीक है। तो परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। शिक्षा, तो भारत में शिक्षा की बड़ी कड़ी जो है मतलब कि अगर समाज को आगे बढ़ाना तो शिक्षा बहुत जरूरी है। राज्य, यह एक राजनीतिक संस्था है जिसके पास निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण चीज है संप्रभुता। एक राज्य का सब 4 महत्वपूर्ण तत्व होता है। पहला होता है एक निश्चित भूभाग। बिना निश्चित भूभाग के राज्य होना संभव नहीं है। उसमें निवास करने वाली जनसंख्या का होना चाहिए और सरकार जो नियम कायदे चलाने वाली हो। और चौथी बात होती है संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इसका मुख्य कार्य समाज में शांति और जन कल्याण को सुनिश्चित करना होता है, राज्य का मतलब, ठीक है। धर्म, धर्म किसी अलौकिक या दिव्य शक्ति में विश्वास होता है। धर्म और जादू में अंतर यह होता है कि धर्म में ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण होता है, ऐसे हे भगवान मेरी मदद करो,
जबकि जादू में मंत्रों के बल पर अलौकिक शक्ति को अपने बस में करने का प्रयास किया जाता है। धर्म जो होता है दोस्तों आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास होता है। धर्म जो होता है वो धारण करना किया जाता है। ठीक है, धर्म आपको ये बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस तरीके से पूरी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, जैसे एक चीज यहाँ पर समझे धर्म और उसके बारे में। जब कोई व्यक्ति पुलिस या जेल के डर से चोरी नहीं करता तो राज्य का नियंत्रण कि भाई दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब वह सोच समझ कर मतलब कि वो सोच करके चोरी या सोच करके चोरी नहीं करता कि भगवान सब देख रहा है और यह पाप है, तो ये धर्म उस पर कंट्रोल करता है। ये चीजें आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे। ये हो गया आपका 11 नंबर। आपका जो टॉपिक है 11वां टॉपिक है दोस्तों वो है संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता की अगर बात की दोस्तों तो संज्ञानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो संस्कृति और सभ्यता जो दोस्तों एक दूसरे के पहलू हैं। और संस्कृति जो है दोस्तों संस्कृति और सभ्यता दोनों मानव निर्मित होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैकाइबर ने इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। संस्कृति वह है जो हम हैं, कल्चर वह है जो हम है, यानी हमारी आंतरिक स्थिति, जैसे हमारे विचार, संगीत, मूल्य, जो वैल्यूज होते हैं वो सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सभ्यता वह है जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे हमारे भौतिक साधन जैसे कार, मकान, कंप्यूटर, ये सब संस्था होती है, सभ्यता होती है। यानी सभ्यता जो होती है दोस्तों है, सभ्यता क्या होती है, सिविलाइजेशन। जैसे जैसे हम एसी लगवा लिए, पंखा लगवा लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनवा लिए, ठीक है, कार ले आए, हम जो सुख कर रहे हैं वो सभ्यता है। और क्या है हमारे संस्कृति क्या होती है दोस्तों, संस्कृति जैसे हमारे मूल्य हो गए, हमारे विचार हो गए, हमारे हमारे जो संगीत कला है वो सब, यानी कि जो हमारी आंतरिक स्थिति है। यानी संस्कृतियां अमूर्त होती हैं, संस्कृतियां दिखती नहीं है और सभ्यताएं दिखती हैं। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति यही होती है। भौतिक और अभौतिक, तो भौतिक संस्कृति ही सभ्यता कहलाती है। संस्कृतियां दो प्रकार की होती हैं, भौतिक और अभौतिक। विलियम आकबर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी और कहा कि उनकी एक पुस्तक है सोशल चेंज, उस सोशल चेंज पुस्तक में उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी। संस्कृतियों को दो भागों में बांटा, प्राथमिक संस्कृति मतलब कि उन्होंने बांटा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति दोस्तों जैसे दिखने वाली चीजें, जैसे कि टेबल, फोन, पंखा, कूलर, टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब आपकी क्या है, भौतिक संस्कृति है, जो सभ्यताओं के अंग होते हैं, जिसका उपयोग आप करते हैं। जैसे ये आपका रूम स्प्रे भौतिक संस्कृति है, ये आपका बोतल का पानी भौतिक संस्कृति है, ये रिमोट एसी का भौतिक संस्कृति है। ठीक है, और इस तरीके से ये मोबाइल का चार्जर भौतिक संस्कृति है दोस्तों, इसका उपयोग करके हम नाना प्रकार, ये टेबलेट आपका भौतिक संस्कृति में आता है। ऐसे ही तमाम सारी चीजें। ठीक है, और अभौतिक संस्कृति में क्या आता है, आपके विचार, आपके नियमों की व्यवस्था, आपके मूल्य, आपके सोचने समझने का तरीका, ये सब। ठीक है, अभौतिक संस्कृति अमूर्त जैसे धर्म, भाषा, रीति रिवाज, ये सब आपके अभौतिक संस्कृति में आते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन का सिद्धांत, जो कल्चरल लैग का सिद्धांत है, ये भी किसने दिया है, आकबर और निम्का आकबर महोदय ने दिया है, विलियम आकबर ने। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि जैसे भौतिक संस्कृति यानी सभ्यता तकनीक जो होती है बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। जैसे आज हमारे पास एसी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनें और आ चुकी हैं, लेकिन हमारे विचार जो है बहुत देर में बदलते हैं, हमारी सोचने का तरीका बहुत देर में बदलता है, लेकिन हमारे उपयोग की वस्तुएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं। समझ में आ रही चीजें, यानी हम अभौतिक संस्कृति, हमारे विचार, हमारे संस्कार उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ते हैं जितनी तेजी से हमारे उपयोग के साधन बढ़ जाते हैं, और इसीलिए हमारे विचार पीछे रह जाते हैं। इसी अंतर को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं या सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। यह आपका टॉपिक हो गया। अगला आपका 12 नंबर टॉपिक में आपका ये सब टॉपिक पढ़ना है आपको। देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुलवाद आपको पढ़ना है, बहुल संस्कृतिवाद पढ़ना है और सांस्कृतिक सापेक्षवाद पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपके 3 टॉपिक हैं अपने आप में। तो ये टॉपिक आधुनिक दुनिया और खास करके भारत की विविधता को समझने की कुंजी है। छात्रों को सहिष्णुता, टॉलरेंस और दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना सिखाता है। ठीक है, वैसे बहुलवाद क्या है, इसमें आप कह सकते हैं बहुलवाद यानी कि जब, बहुलवाद क्या है देखने का प्रयास करेंगे, यानी जब एक ही समाज में अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों और विचारधाराओं के लोग बिना अपनी पहचान खोए, बिना अपनी पहचान को छुपाए शांति से एक साथ रहते हैं, ऐसे ऐसे एरिया को, ऐसे विचारधारा को
बहुलवाद कहते हैं दोस्तों। भारत इसका आदर्श उदाहरण है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के रहते हैं, यानी कि बहुल बहुल माने बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी विचारधारा के, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठा रहते हैं। ऐसी संस्कृति को बहुलवाद कहते हैं। ठीक है। दूसरा, बहुल संस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, वही चीज है। यह एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक नीति है जो किसी देश में अल्पसंख्यक संस्कृतियों को भी बहुसंख्यकों के बराबर सम्मान और अधिकार दे। जैसे कि भारत में मुस्लिम्स, जैसे अभी जो है मुहर्रम का मौसम चल रहा, मुहर्रम हुआ होगा तो उसमें सम्मान मिला होगा, अधिकार उनको मिला कि भाई वो भी अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। ईसाइयों को हो इतना अधिकार जितना हिंदुओं को है, जितना हिंदुओं को अधिकार उतना यहूदियों को है। यानी कि भारत में क्या है, सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखा जाता है, सभी को सब बराबर आधार है। ऐसा नहीं कि हिंदू बहुसंख्यक है तो जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम संख्या में जिनकी आबादी कम है, ऐसे धर्म को खत्म कर दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। भारत एक सहिष्णु देश है, सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों को आगे बढ़ने का चांस भी बराबर देता है, हालांकि ज्यादा ही देता है। हिंदुओं को आगे बढ़ने पर कोई फंडिंग नहीं मिलती है, लेकिन मुसलमानों की संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी फंडिंग देती है। ईसाई मिशन, मतलब कि आप देखेंगे जो अल्पसंख्यक है उनके लिए 2-3 अनुच्छेद भी बताए गए कि भाई उनका डेवलप कैसे किया जाए। अल्पसंख्यक के लोग अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने जो है जो विद्वता है उसको कैसे बचाए रख सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बाकायदा नियम की व्यवस्था, बाकायदा फंडिंग मिलती है। ठीक है, तो ये सब हो गया बहुत संस्कृतिवाद। तीसरा टॉपिक था दोस्तों सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं इसको। इस अवधारणा के प्रतिपादक है फेब्र बोस और हर्स कोविड्स। इसका सीधा नियम है कि किसी दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति के चश्मे से श्रेष्ठ या हीन मत समझो। यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मतलब होता है कि सभी संस्कृति, इसे दो संस्कृतियां हैं, दोनों संस्कृति को अपनी चश्मे से देखो। जैसे कि भाई जैसे हम अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं, ऐसे दूसरा भी अपनी संस्कृति का सम्मान करता होगा। यानी कि दूसरे की संस्कृति को ना तो नीचा समझो और ना ही ऊंचा समझो, उसको भी अपने बराबर समझो, उसको भी समान अधिकार दो, उसके लिए ज्यादा निगेटिव ख्यालात मन में मत लाओ। ठीक है, यही सब चीजें होती है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, हर संस्कृति का अपना एक इतिहास और तर्क होता है, उसे उसी के अनुसार समझा जाना चाहिए। अपने हिसाब से उसको मत देखिए कि भाई हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। भाई जो भी धर्म है सभी का सम्मान कीजिए। हालांकि सनातन धर्म मान लेते सबसे पुराना धर्म है, लेकिन इसका यह मतलब ना आप निकालें कि और कोई धर्म को मानेंगे ही नहीं या और कोई धर्म को रहने ही नहीं देंगे। सभी धर्म रहे, सभी जिए खाएं। आप भी अपने भगवान को मानिए, हम अपने भगवान को मानते हैं। ठीक है, और सभी को जाना एक ही स्थान पर है, सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। हमने यहाँ पर जो है तमाम प्रकार के तरीके से धर्म को बांट लिया है, लेकिन धर्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, हम उसी ईश्वर की संतान हैं। ठीक है, ऐसे आगे अगला टॉपिक आपका है 13 नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस। समाज में दोस्तों हमेशा शांत नहीं बैठते हैं लोग, वे आपस में लगातार क्रियाएं करते हैं। इन क्रियाओं के निरंतर चलते रहने वाले स्वरूप को सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है, सोशल प्रोग्रेस कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। समाज को एक जोड़ने वाली, जिसको आप सहयोगी कहते हैं, जो समाज को जोड़ती हैं, ऐसी प्रक्रियाएं सामने आती हैं। दूसरी ऐसी प्रक्रियाएं होती जो समाज को तोड़ती हैं, असहयोगी प्रक्रियाएं। तो ये दोनों, एक होता सहयोग और एक होता प्रतिस्पर्धा, एक होता है संघर्ष। तीनों को समझने का प्रयत्न। तो सहयोग, कोऑपरेशन, जब 2 या 2 से अधिक लोग किसी साझे उद्देश्य को पाने के लिए मिल करके काम करते हैं, यह सामाजिक जीवन की बुनियाद होता है। और सहयोग जो होता है समाज को सुदृढ़ करता है, समाज को मजबूत करता है, समाज को आगे बढ़ाता है। तो सहयोग, सामाजिक में सहयोग, सामाजिक सहयोग की परिभाषा, अर्थ विशेषताएं प्रश्न परीक्षा में खूब आता है। दूसरा टॉपिक होता है आपका प्रतिस्पर्धा, जिसको आप कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन और संघर्ष। अच्छा, प्रतिस्पर्धा ठीक बात होती है, लेकिन संघर्ष गलत बात होती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा नियमों के तहत आगे बढ़ने की होड़ होती है कि भाई जैसे मान लेते कोई यूट्यूब चैनल और किसी का है, मैं एक वीडियो डालूं, वो व्यक्ति 2 वीडियो डाल दे, वो 2 डाल रहा, हमने 3 डाल दिया, या वो 2 घंटे पढ़ा रहा, हम 4 घंटे पढ़ाए। ये कंपटीशन होता है, ये प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन अब ये हो कि हम जो है पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा हमने पढ़ाया, फलाने ने 2 घंटा पढ़ा दिया, तो हम कुछ ऐसा करें कि वो 1 घंटा वो पढ़ा पाए। ये संघर्ष होता है, ये वैमनस्यता होती है। ठीक है, तो इसमें कोई हिंसा नहीं होती है और ध्यान लक्ष्य पर होता है। जैसे कि एक बच्चा परीक्षा में टॉप करना,
संघर्ष ये क्या कहलाता है, ये आपका कंपटीशन। जैसे कोई बच्चा 8वीं रैंक लाया, कोई 9वीं रैंक लाया, तो ये सब आपका परीक्षा में टॉप करना, ये आपका प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है। लेकिन संघर्ष में नियम टूट जाते हैं, इसमें हिंसा और बल का प्रयोग हो सकता है। जैसे इस समय संघर्ष चल रहा है दो मशहूर टीचर के बीच में, जो खान सर और क्या नाम है जो है रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु के फाउंडर हैं वो, ठीक है, और ज्ञान बिंदु के फाउंडर है, बहुत अच्छे टीचर वो भी है रोशन आनंद सर, और दूसरे है खान सर। अब दोनों अच्छे टीचर है, दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या कैसा पढ़ाते हैं मैं ज्यादा देखता नहीं हूं किसी को, ना ज्यादा मुझे जानकारी रहती कि भाई कौन कैसा पढ़ाता है, लेकिन हाँ अब जहां तक मैंने टीवी समाचार वगैरह में देखा, जो भी नजर पड़ी, उसमें भाई दोनों लोग अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों लोगों के सिलेक्शन भी ठीक ठाक होते हैं। अब इसमें दोस्तों ये है कि दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा, दोनों के बीच में जो है इसको लेकर कि भाई हमारे 10,000 हुए, कह रहे हमारे 12,000 हुए। हालांकि अब इस मामले में क्या सच्चाई क्या नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूं, ना मैंने रिसर्च की है कोई, ठीक है। लेकिन दोनों को भाई, लेकिन अब देखिए रोशन आनंद सर के जो है क्या नाम है भाई जी का देहांत हो गया है, तो ये सभी इसी सभी मामले को लेकर के अब ऐसे में तमाम सारी चीजें चल रही मीडिया में। हालांकि भाई देखो, अब इस पे बोलना उचित नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन बड़ी बहुत ये दुखद घटना है कि जब दो टीचर आपस में लड़ते हैं, समाज को सुधारने वाले जब आपस में लड़ रहे होते हैं, तो ये गलत बात होती है। अच्छा, ये सोशल मीडिया के द्वारा ही टीचर लड़ते हैं, अगर सोशल मीडिया ना हो तो व्यक्ति कम ही लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ठीक है। इसमें होड़ लगी रहती हम आगे करके। अच्छा, अगला टॉपिक है पर संस्कृति ग्रहण, ये भी एक टॉपिक है। और एक है सात्मीकरण, एसिमिलेशन सात्मीकरण को कहते हैं, और एक्युलेशन पर संस्कृति ग्रहण को। पर माने होता दूसरे की संस्कृति, माने होता कल्चर को, ग्रहण माने ग्रहण करना, तो दूसरे की संस्कृति को, दूसरे के कल्चर को ग्रहण करने की प्रक्रिया पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आकर के उसकी कुछ बातें सीखती, जैसे धोती कुर्ता छोड़ करके पैंट शर्ट पहनना, ये सब हमने गोरों से सीखा, हमने पाश्चात्य जगत से सीखा है। सात्मीकरण क्या होता दोस्तों, इसमें एक छोटा समूह अपनी मूल पहचान पूरी तरह से खो करके बड़ी संस्कृति में विलीन हो जाता है। ऐसे को एक प्रकार से दोस्तों क्या कहते हैं, ये सात्मीकरण होता है। सात्मीकरण मतलब क्या होता है कि आपकी कोई संस्कृति थी छोटी मोटी, आपके सामने कोई बड़ी संस्कृति आ गई, वो आपको अच्छी भी लगी, आपने क्या किया, अपनी संस्कृति को भूल करके उसी संस्कृति में अपने आप को विलय कर दिया, विलीन कर दिया, और अब आपकी संस्कृति लुप्त हो गई है, आप उसी में अपने आप को आत्मसात कर लिए, उसकी नई संस्कृति को आत्मसात कर लिए है, पुरानी संस्कृति खो गए हैं, खत्म हो गई है, और नई संस्कृति में प्रवेश कर गए हैं। तो ये होती है सात्मीकरण की प्रक्रिया। लेकिन पर संस्कृति ग्रहण मतलब होता है कि दूसरे की संस्कृति से जो अच्छी चीजें होती हैं उनको हम सीख लेते हैं, ठीक है, बुरी चीजों को नहीं सीखते हैं। ये चीजें होती है पर संस्कृति ग्रहण, थोड़ा बहुत होता है, और सात्मीकरण में पूरी चीजों को अपना लेना होता है, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर टॉपिक है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। इस अवधारणा को समझाने के लिए बच्चों को मानव शरीर या किसी इमारत का उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे कि हाथ पैर नाक कान मिलकर के हमारे शरीर का एक ढांचा संरचना बनाते हैं। ठीक वैसे ही समाज की विभिन्न इकाइयां जैसे परिवार, समाज की संस्थाएं, समाज का प्रतिमान, इसे मिलकर के एक स्थिर ढांचा बनाते हैं जिसको हम समाज कहते हैं। तो सामाजिक संरचना को, जैसे घर को बनाने के लिए ईंट मोरंग सरिया इसकी जरूरत पड़ती है, शरीर को बनने के लिए हाथ पैर नाक कान की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही समाज रूपी समाज को बनाने के लिए सामाजिक संरचना की जरूरत पड़ती है, जिसमें समाज की संस्थाएं, समाज के परिवार प्रतिमान ये सब शामिल होते हैं। इसके प्रमुख विचारकों में सामाजिक संरचना शब्द का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, इसके बाद में रेडक्लिफ ब्राउन ने किया, बाद में टालकट पार्सन्स ने भी सामाजिक संरचना शब्द के बारे में बताया। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, रोज रोज नहीं बदलती है, और अमूर्त होती है, दिखती भी नहीं है, क्योंकि यह संबंधों और नियमों से बनती है, इसलिए दिखती नहीं है। यह समाज के बाहरी रूप को प्रकट करती है और आंतरिक अंगों के प्रकार अलग होते हैं। संरचना के तत्व, इसके मुख्य तत्व में जैसे सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। सामाजिक संरचना में 4-5 तत्व होते हैं। सामाजिक वैल्यू यानी सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रतिमान यानी सामाजिक नियम कायदे, उसी को प्रतिमान कहते हैं। सामाजिक परिस्थिति, जिसमें दो परिस्थितियां अर्जित और प्रदत्त दो परिस्थितियां होती है, यानी पद आपका क्या है। सामाजिक संस्थाएं, ये आपके 4 तत्व मिलकर के समाज की संरचना का निर्माण करते हैं और समाज का भी निर्माण करते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज की संरचना में चांसलर, प्रिंसिपल, टीचर्स, क्लर्क और स्टूडेंट के पद निश्चित होते हैं और ढांचा सालों साल चलता रहता है, भले ही पुराने लोग चले जाएं नए लोग आ जाते हैं। यही सामाजिक संरचना की स्थिति सेम होती है, ठीक है।
आगे देख, प्रदत्त और परिस्थिति और भूमिका क्या होता है। परिस्थिति और भूमिका दोस्तों ये एक प्रकार से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परिस्थिति को स्टेटस कहा जाता है अंग्रेजी में, भूमिका को रोल कहा जाता है। परिस्थिति और भूमिका समाजशास्त्र की दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, दो ऐसी अवधारणाएं हैं दोस्तों जो हमेशा एक साथ चलती हैं। समाज में व्यक्ति को जो पद या स्थान मिलता है उसे परिस्थिति कहा जाता है, और उस पद की वजह से समाज उससे जिस काम को लेता है या जिस व्यवहार की उम्मीद करता है उस उम्मीद को उसका जो है भूमिका कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको रोल दिया गया कि भाई मतलब कि आपकी स्थिति क्या है, जैसे आप ठीक ठाक हैं, जैसे एक पिक्चर के हिसाब से समझें, जैसे एक हीरो है समाज मतलब कि जैसे अक्षय कुमार साहब है। अब अक्षय कुमार के अंदर एक क्वालिटी है, अक्षय कुमार की परिस्थिति क्या है कि अक्षय कुमार हैंडसम है, दिखने में लंबे चौड़े हैं, सिक्स पैक बनाए हुए हैं और एक्शन कर लेते हैं, बढ़िया एक्टिंग उनके अंदर आती है, हीरो वाली क्वालिटी उनके अंदर पूरी है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, तो अक्षय कुमार की परिस्थिति क्या है, परिस्थिति उनकी ये है कि उनके पास जो है हीरो बनने की क्वालिटी है, और उनकी भूमिका क्या है कि वो हीरो बन जाएंगे। तो हीरो से क्या क्या काम होता तो वो करवा लेंगे। यानी परिस्थिति यानी आपकी स्थिति, समाज में आपका स्थिति क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से समाज आपसे आपकी स्थिति के हिसाब से आपको एक रोल देता है कि आपसे उम्मीद करता है कि आप ये काम करेंगे। तो रोल यानी भूमिका, और स्थिति माने उसका क्या स्थिति है। ठीक है, परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती प्रदत्त परिस्थिति और एक होती अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त माने वह पद जो व्यक्ति को समाज में जन्म से ही मिल जाता है, इसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जन्मजात मिल जाती है। जैसे आपके पिताजी जो है मान लेते राजा थे तो आप राजा बन गए, ये प्रदत्त परिस्थिति है। जैसे जाति में आप देखिए, जैसे ब्राह्मण यादव, जैसे आपके पिताजी ब्राह्मण तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। जैसे मेरे पिताजी का जी शुक्ला थे तो मैं भी शुक्ला हो गया। अब मेरे शुक्ला होने में मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैं टीचर हूं, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, ये मेरी अर्जित परिस्थिति है, मैंने अपने दम पर पढ़ाना शुरू किया है। इसमें मुझे जन्म से अधिकार नहीं मिल गया कि मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, ये मेरी अर्जित परिस्थिति, मैंने अपने दम पर कमाया है। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जो आपने अपने दम पर, मेहनत के बलबूते पर आपने कमाया है, वो अर्जित परिस्थिति है। और जो आपको ऑटोमेटिक मिल गया है भगवान के यहां से, आपके पूर्वजों से, वो आपकी प्रदत्त परिस्थिति होती है। ठीक है, जैसे आप महिला हो बनेंगे या पुरुष बनेंगे, ये आपके अंदर डिपेंड नहीं करता है। बच्चा बुजुर्ग, बच्चे का बुजुर्ग होना, ये सब प्रदत्त परिस्थिति होती है। अर्जित वह पर जिससे व्यक्ति अपनी शिक्षा, योग्यता, कौशल, मेहनत और प्रतिभा के बल पर समाज में हासिल करता है। जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रधानमंत्री या आईएएस बनना, या फिर एक यूट्यूबर बनना शुक्ला सर के जैसा। ठीक है, अच्छा, परिस्थिति की बात की तो ये पद होती है, जबकि भूमिका उसी क्रिया होती है। यानी कि परिस्थिति आपका पद क्या है, जैसे आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का काम क्या है, तो डॉक्टर हैं आप, ये परिस्थिति है आपकी अर्जित परिस्थिति। लेकिन डॉक्टर रहते हुए आपने सुई दवाई की, आपने इंजेक्शन लगाया, आपने ऑपरेशन किया, यह आपका काम है, तो ये आपकी भूमिका है। ठीक है, ऐसे इंजीनियर, ऐसे प्रधानमंत्री, तो वो उनकी भूमिका अलग होती है, परिस्थिति उनकी उनका पद उनकी परिस्थिति है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। 16 नंबर आपका आ चुका है भाई। टॉपिक क्या पढ़ना आपको, सामाजिक प्रतिमान, जन रीतियां क्या होती है, लोकाचार, सस्तियां और मूल्य। ठीक है, यानी फोकबेज, मोरेस, सेंसेशन, सेंक्शन और वैल्यूज। अब देखिए, सामाजिक प्रतिमान, समाज के वे नियम या मापदंड होते हैं दोस्तों जो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, समाज को अराजकता से बचाते हैं। यदि समाज में कोई नियम ना हो तो ताकतवर लोग कमजोरों को जीने नहीं देंगे। इसमें बहुत छोटे नियमों जैसे जनरीतियों से लेकर के बड़े नैतिक मूल्यों तक शामिल होते हैं। तो ये सामाजिक प्रतिमान में चार चीजें होती हैं, जनरीति, लोकाचार, सस्तियां और मूल्य। समझते हैं इसको एक एक करके। जनरीति क्या होती है दोस्तों, जनरीति, ये सब टॉपिक अपने आप में प्रश्न पूछे जाते रहते परीक्षा में, मैं चीजों को बताऊंगा। ठीक है, अब जनरीतियों आपको पढ़ना, जनरीतियां क्या है, फोकबेज अंग्रेजी में कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग डब्ल्यू.सी. समनर ने अपनी पुस्तक फोकबेज नाम की पुस्तक लिखी, ग्राह समनर ने, उसी पुस्तक में 1906 में इसके बारे में विस्तार से बताया। ये हमारे दैनिक जीवन में उठने बैठने, व्यवहार के समान तरीके होते हैं, इन्हें तोड़ने पर समाज कोई बड़ी सजा नहीं देती। जैसे हाथ से खाना खाना या बड़ों का आदर करना, ये सब आपकी जनरीतियां होती हैं। अब आप हाथ से खाना ना खा करके आप जो है मुंह से ही खाना खा लें, आप चिम्मच से खा लें, आप वैसे ही खाना खा लें, आपको कोई बोलेगा नहीं, इससे समाज आपके ऊपर कोई पाबंदी या कोई दंड नहीं थोपेगा। बड़ों का आदर आप करना, ये आपका कर्तव्य है, आपकी जनरीति कि भाई बड़ों का आदर, आपके पिताजी ने आपके बड़ों का आदर किया था तो आप भी आदर करें। लेकिन जब आप आदर नहीं करते हैं तो आपके लिए आदर आपको ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको आदर 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 नहीं करते तो आपको मारा पीटा जाएगा।
आप नहीं करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी कि इसके लिए आपको दंड नहीं दिया जाता है। तो जननीतियां यही सब होती हैं। दूसरा लोकाचार, मोरेस, जब जननीतियों में समाज का कल्याण और नैतिकता जुड़ जाती, मोरालिटी और सोशल वेलफेयर जुड़ जाता है, स्टेट वेलफेयर जुड़ जाता है, तो वही चीज लोकाचार, जननीतियां ही बढ़ करके लोकाचार बन जाती है जब इससे जनता का कल्याण हो जाता है। ठीक है, जैसे इनको तोड़ना गंभीर माना जाता है। अगर आप लोकाचार को तोड़ देते हैं तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा गंभीर माना जाता है और समाज इसका कड़ा विरोध करता है। जैसे कि आप अपनी ही बहन के साथ शादी कर लें तो ये एक प्रकार से लोकाचार के खिलाफ होगा, तो आपको दंड मिलेगा, समाज आपका बहिष्कार कर देगा। अपनी ही गोत्र में विवाह कर लें तो यह आपके लिए बहुत मानहानि का केस हो, मतलब मानहानि लगेगी आपको, समाज में लोग आपके यहाँ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो ये सब, यानी कि बहन और गोत्र में विवाह नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, चोरी करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, ये सब आपका लोकाचार में आते हैं। ठीक है, अब आती सस्तियां और सामाजिक मूल्य। सस्तियों का मतलब होता है नियंत्रण के तरीके, जैसे अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार मिलता है, जैसे आपने अच्छा व्यवहार किया तो आपको पुरस्कार दे देगा, ये सस्तियां होती है समाज में। बुरे व्यवहार आपने किया तो आपको दंड मिल गया, जुर्माना देना पड़ा, ये सब चीजें। सामाजिक मूल्य जो होता है, ये क्या होता है, सोशल वैल्यूज, तो ये ऊंचे आदर्श हैं जिन्हें पूरा समाज पूजनीय और सही मानता है, जैसे ईमानदारी सामाजिक मूल्य है, देशभक्ति, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सब आपके क्या है, ये सब सामाजिक मूल्य है, सोशल वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर आपका टॉपिक क्या आ चुका है। 17 नंबर दोस्तों आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसका अर्थ, स्वरूप और आधार आपको समझना है। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, इसको विस्तार से यहाँ पर आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सामाजिक स्तरीकरण की अगर बात की दोस्तों तो ये क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण यानी कि इसमें समाज एक स्तर होता है, समाज में ऊंच नीच का क्रम होता है। जैसे एक पुलिस थाने में एसएचओ होता है, एसओ होता है, दरोगा होता है, सिपाही होता है, होमगार्ड होता है, तो ये ऐसे ही। अब एसएचओ का काम अलग है, वो ऊंचे पद पर है, उससे नीचे एसओ, उससे नीचे दरोगा, उससे नीचे सिपाही, यानी कि एक क्रम फिट है। ऐसे ही समाज में कोई ऊंचा होता कोई नीच होता है, इस तरीके से क्रम होता है, उसी क्रम को स्तरीकरण कहा जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन। समाज को उसकी योग्यताओं, धन और जाति के आधार पर ऊंचे और नीचे स्तरों पर सीढ़ियों में बांट देना। जैसे भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी की अलग अलग परतें होती हैं, वैसे ही समाज में इंसानों की परतें या स्तर होते हैं। दुनिया का कोई भी समाज पूरी तरह से समाजवादी या समानता पर आधारित नहीं है, सभी में ऊंच नीच की व्यवस्था होती है। भाई अगर कोई व्यक्ति मान लेते कोई प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जरूर अलग होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति पुलिस थाने में काम को, डॉक्टर इंजीनियर अलग, सबकी अलग अलग सिचुएशन है, तो सब अलग अलग होते हैं, उसमें स्तर होता है। समाज में हर एक ही नजर सभी को नहीं देखा जाता है। जैसे जात या बंद स्तरीकरण होता है और कुछ ओपन स्तरीकरण होता है। खुला वर्ग जो होता है ये खुला स्तरीकरण होता है। बंद, क्योंकि जन्म के बाद व्यक्ति अपनी जाति कभी बदल नहीं सकता, तो ये भारत की विशेषता होती है और ये एक प्रकार से स्तरीकरण है। इससे ब्राह्मण सबसे बड़ी जाति, फिर उससे नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, इस तरीके से एक स्तर है, तो ये भी समाज में एक स्तर है, ये जाति को लेकर के। ऐसे ही तमाम पर, जैसे आप ग्राम में प्रधान हो गए तो प्रधान का पद जरूर ऊंचा होगा, उससे नीचे सदस्यों का होगा, बीडीसी, ऐसे तमाम सारी चीजें। वर्ग या खुला स्तरीकरण है, क्योंकि व्यक्ति धन और शिक्षा के बल पर अपना वर्ग, यानी जैसे गरीब वर्ग, अमीर वर्ग हो गया, ये हो सकता है, ये बाद में बदल सकते हैं। ये जो पाश्चात्य कंट्रीज है वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। कार्ल मार्क्स, इन्होंने केवल आर्थिक आधार माना है, समाज में हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक बुजुर्गा यानी शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग जिसको सर्वहारा कहते हैं। मैक्स वेबर ने 3 आधार दिए हैं इसके स्तरीकरण के, एक आर्थिक आधार, एक परिस्थिति ने सामाजिक सम्मान और एक शक्ति यानी राजनीतिक दल। डेविस और मूरे ने, इन्होंने भी बताया। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे ट्रेन में आप देखते, ट्रेन में सफर करते हैं तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फिर जर्नल, फिर उसके बाद में मतलब कि जो है, फिर उसके बाद स्लीपर, फिर जर्नल आता है। तो ये एक उसकी कोच में आप देखते हैं एक स्तर बना होता है, तो इस समाज में भी ऊंच नीच का स्तर होता है। 18 नंबर आपका टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ और प्रकार का, सोशल मोबिलिटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है, व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति या पद में होने वाला कोई भी बदलाव। जब कोई समाज खुला होता है, जहां वर्ग व्यवस्था होती है, वहां गतिशीलता बहुत अधिक होती है। जैसे बंद समाजों में, जैसे पुरानी जाति व्यवस्था से गतिशीलता बहुत कठिन होती है। यानी आप सोचे शुक्ला से आप ठाकुर बन जाएं, या ठाकुर से आप जो है ब्राह्मण बन जाएं, या शूद्र से आप ब्राह्मण बन जाएं, तो ये जो थोड़ा कठिन काम होता है, ये एक प्रकार से सामाजिक गतिशीलता में नहीं होता है। लेकिन जैसे आप देखते हैं, पेट्रिम सोरोकिन ने पुस्तक में सोशल मोबिलिटी लिखी, पुस्तक 1927 में, उसमें विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें कहता समतल और क्षैतिज गतिशीलता 2 प्रकार की होती है, एक उदग्र होती है और एक क्षैतिज होती है।
इसमें व्यक्ति का स्थान या काम तो बदल जाता है, लेकिन उसका सामाजिक स्तर, स्टेटस वही रहता है। जैसे मान लेते हैं, अब मोबिलिटी मतलब कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में आप चले जाएं, एक जात से दूसरे जात में चले जाएं, एक पेशे से दूसरे पेशे में चले जाएं। जैसे कि एक सरकारी स्कूल के एक शिक्षक का तबादला हो जाए, बदलाव हो जाए दूसरे शहर के किसी सरकारी स्कूल में, उसी शिक्षक के पद पर हो जाए जिस पद पर वो था, तो ये होता है उसका क्षैतिज गतिशीलता, यानी समाज में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उसका ट्रांसफर हो गया, ये गतिशीलता होती है, सोशल मोबिलिटी इसी को कहते हैं। ठीक है। और उदग्र होती है वर्टिकल मोबिलिटी, इसमें सामाजिक स्तर पूरी तरह बदल जाता है। या तो भैया आप जैसे मान लेते हैं आप सिपाही थे, आप इंस्पेक्टर बन गए, या फिर आप यशो थे, आपको सिपाही बना दिया गया, ऐसे होता है। यानी आरोही गतिशीलता, जब स्थिति ऊपर की ओर सुधरती है, जैसे एक गरीब किसान का बेटा अपनी मेहनत से पीसीएस अधिकारी बन जाए, तो ये होता है दोस्तों कि भाई छोटा था बड़ा बन गया। दूसरा अवरोही गतिशीलता, यानी कि जब स्थिति नीचे गिरती है, जैसे किसी करोड़पति का सट्टे का व्यापार में घाटा लग जाए और दिवालिया हो जाए, वो सड़क पर आ जाए, गरीब बन जाए, ये सब चीजें होती है। पीढ़ीगत गतिशीलता, अंतर पीढ़ी गतिशीलता तब होती जब दो पीढ़ियों के बीच तुलना की, जैसे पिता मजदूर और बेटा डॉक्टर बन गया, ये होता है आपका पीढ़ीगत गतिशीलता। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया। ठीक है। अब आपका एक कंप्लीट होता दोस्तों, पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया, पूरा समाजशास्त्र का लेक्चर मैंने दे दिया है। अब आपको कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी जानकारी मैंने दे दी है। आपको अगर इसका पीडीएफ लेना है या फिर ऐसे सोशियोलॉजी के तमाम सारे पीडीएफ, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत सभी के 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट में, आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपए में रखी गई है, 100 रुपए में सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे आप दोस्तों फीस जमा करेंगे 100 रुपए, ठीक है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। यहाँ पर आपको बता दो कि वीडियो आपको यूट्यूब पर भी आपको इधर उधर देखने को मिल जाएंगे हमारे, लेकिन आपको एक सिस्टम से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लिंक भी आती रहेगी, प्रैक्टिस सेट तमाम सारा मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको यहाँ पर 3 से 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, को करिकुलर वाला, यानी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य हो या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो, आपका प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य वाला भी मैं पूरा करवाऊंगा। तो आपको घबराना नहीं, क्या पूछा जाएगा, पेपर कैसे, ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसको भी मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको, लिखित वाला पेपर कैसे आता है, पूरा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा करके आपको दूंगा, यानी ये सब आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, ठीक है, इसके अलावा आपका समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उसका नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव वाला भी और लिखने वाला भी, और को करिकुलर वाला भी मिलेगा, जो परीक्षा ऑब्जेक्टिव जिसकी हमेशा होती है, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पढ़ना, फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ आपको पढ़ना होता है, वो भी मिलेगा। और यहाँ पर एक कोर्स आपके लिए कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की फीस जो बच्चा इकट्ठा जमा करता है, उसकी फीस मात्र 150 रुपए रखी गई है, यानी 1 साल तक फीस अगर आप जमा करना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी ग्रुप में मिलती रहती है, वीडियो लेक्चर तमाम सारे पुराने वाले लेक्चर्स की पीडीएफ नोट, मतलब की वो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कोर्स की, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है, और भी ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के, ठीक है, और सब कुछ आपको मिलते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखे रहते हैं, आपकी 8वीं इकाइयों से संबंधित तमाम सारे नोट्स होते हैं उसमें, सब कुछ आपको, तो क्वेश्चन आंसर के नोट्स होते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स होते हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। तो सोशियोलॉजी के तमाम सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको किताब या सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किताब का दाम दोस्तों 150 रुपए के आसपास होता है, और एक सीरीज का दाम 60 रुपए होता है। सीरीज या किताब खरीदे कम से कम आपका 1000 रुपए से ऊपर खर्च हो जाएगा, और आप उसमें भी परीक्षा में आए कि ना आए वो एक प्रकार से डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप हमसे जुड़ते तो पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैं मॉडल पेपर सेट करता हूँ, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा करके आपको दूंगा। साथ ही साथ में आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा आपको जनवरी 2027 तक। लेकिन अगर आप यहाँ पर 150 जमा करते हैं तो आपको पूरा जो है 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 6 महीने के लिए फीस 100 रुपए है, 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपए, यानी 50 रुपए और बढ़ाएंगे तो पूरा फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे सभी सब्जेक्ट, और पूरा सेकंड सेमेस्टर भी सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आपके लिए इतना सस्ता कोर्स ला दिया गया दोस्तों, आप ले सकते हैं मात्र 150 रुपए फीस में, सभी सब्जेक्ट का इसमें आपको मिलता रहेगा। जो सब्जेक्ट दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ वही सब्जेक्ट में दूंगा, जैसे जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट आपको मिलेगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ना तो किसी से कुछ पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। परीक्षा के अंतिम दिनों में आपके लिए मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास होते हैं। अच्छा, हमारे अगर आप मॉडल पेपर भी देख लेते हैं, रिवीजन क्लास भी देख लेते हैं, उसके प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा से 1-2 दिन पहले आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई इश्यू की बात नहीं है।
आप टीजीटी पीजीटी आगे चल करके तैयारी करेंगे, आप अगर मेरे नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको आराम से चीजें मिल जाएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा दूसरा चैनल है दोस्तों, एक चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीए करिकुलर को भी, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लेक्चर आपको मिलते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस नंबर पर एसएमएस करें दोस्तों। और कोर्स में आपको बता दूं कि ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी जमा कर सकता है। आपके घर में कोई अगर चलाता है ऑनलाइन माध्यम तो वो भी फीस जमा कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कहीं पर भटकने की कोई जरूरत है आपको, ठीक है। आप आराम से एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर और फीस जमा कीजिए। आप अपने घर से जमा करवा दीजिए, किसी से फीस आपको जोड़ दी जाएगा। धन्यवाद।